नमस्कार साथियों। आज मैं वर्ग 5 के SCERT विषय पर्यावरण और हम भाग 3 के पहले अध्याय की विवेचना कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक है वो है पटना से नाथुला की यात्रा। ठंड के महीने में कुछ लोग पटना से नाथुला की यात्रा के लिए निकलते हैं और ये जो यात्रा का जो स्थान होता है वो पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, और उसका गंतव्य होता है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो ये दो राजधानियों के बीच का सफ़र है और इनकी जो लालसा है वो अपने सांस्कृतिक धरोहर और अपने परिवेश की पहचान और उसके संरक्षण, इन सब को जानने की लालसा लेकर वो इस यात्रा को कर रहे हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। यहाँ आपको याद रखना है कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है, जो कि पटना से सिक्किम जाने के रास्ते में एक पड़ाव है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। अब यहाँ टाइगर हिल है, एक पर्वत है वहाँ पर, और उस पर से जब कंचनजंगा को देखा जाता है तो कैसा दिखता है? तो सतरंगी दिखता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि टाइगर हिल से कंचनजंगा को देखने में कैसा दिखता है। सुबह सुबह अगर उसको देखते हैं तो वो बर्फ़ से ढकी होने के कारण वहाँ पर जो सतरंगी यानी प्रकाश का परावर्तन, जो अपवर्तन की घटना होती है, इस वजह से सतरंगी दिखती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है इसको देखते हैं। अनेक स्थल है वहाँ पर। दार्जिलिंग का चाय बागान, चिड़ियाघर ने लुभाया, वही नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम अजायब घर, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में पशु पक्षी तितलियां जीव जंतु ने विशेष रूप से हम लोगों का मन मोहा। कहने का मतलब आपको ये याद रखना है कि जो वहाँ पर दार्जिलिंग का चाय बागान है और वहाँ पर क्या है, जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सब वहाँ पर इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ देखते हैं कि चाय की खेती उधर होती है, तो चाय बागान में काम करती महिलाएं दिख रही है। एक जानवर पाया जाता है याक। ये याक ठंडे प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेशों में रहते हैं। इसके लंबे लंबे बाल होते हैं जो ठंड से उसकी सहायता करते हैं। और रोपवे होता है, पहाड़ों के बीच रस्सियों के सहारे सफ़र होता है। तो रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इस पैराग्राफ में है वो है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, कि वहाँ पर हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है वो चिड़ियाघर के नज़दीक है और यहाँ भारत के गौरव तेनजिंग नोर्गे की आदम कद मूर्ति लगी है, यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। अब यहाँ देखिए कि जो चिड़ियाघर के निकट हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है, यहाँ पर तेनजिंग नोर्गे की एक विशाल मूर्ति, आदमकद मूर्ति लगी है, और यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम भी है वहाँ पर, जो बहुत रोमांचक, उसका जो दृश्य है और उनमें जो खासियत है बहुत रोमांचक है और यादगार है। तेनजिंग नोर्गे के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि तेनजिंग नोर्गे 20 साल की उम्र से ही कूली के रूप में जाने जाते थे, वहाँ रहते थे। तेनजिंग नोर्गे के बारे में अगर कहा जाए तो मूल निवासी जो थे, उनका जन्म जो हुआ था, जन्म तिब्बत में हुआ था और उन्होंने बहुत सारे दिन नेपाल में बिताए और अंततः उन्होंने भारत की नागरिकता ली, यानी भारत की उन्होंने नागरिकता प्राप्त की। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय एक साथी बॉगडी नोर्बू एक साथी था उनका, पर्वतारोही दल के साथ, तेनजिंग नोर्गे के साथ, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, को पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार बॉगडी को बचाया। तेनजिंग नोर्गे के बारे में कह रहा है कि बिल्कुल उसको पहले तो वैसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन वो कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे, बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। भारत
की तरफ से अगर कहा जाए कि हिमालय पर जो तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, आपने पढ़ा होगा कि हिमालय पर जो एवरेस्ट पर फतह करने वाले वो पहले बार यही दो लोग थे। तो उन्होंने अपने एक साथी को बॉगडी नोर्वे को बचाया था। अब यहाँ महत्वपूर्ण डेट है कि 1953 में तेनजिंग नोर्गे पर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊपर एवरेस्ट, जैसा मैंने चर्चा की 1953 में। अब कब उन्होंने एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ा था? तो 1953 में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1848 मीटर है। और उनके साथ एडमंड तेनजिंग नोर्गे के साथ जो उनका साथी था, उनका नाम था एडमंड हिलेरी, जो कि 1953 में एवरेस्ट की, हिमालय की सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर इन दोनों ने विजय पताका फहराई थी और उस पर चढ़ा था। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान से हम लोग काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वो दो लोग थे, वो पर्वतारोहण के बारे में वो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में जानकारी इकट्ठा किए। माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 में जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान को स्थापित किया गया था। 53 में उन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की, यानी चढ़े वो उन दोनों ने, तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने। और 1954 में वहाँ पर हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। और पर्वतारोहण के समय साथियों में महत्वपूर्ण बात है कि जो पर्वतारोही होते हैं वो टेंट, रस्सी और ज़रूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े ये सब रखते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य होता है पर्वतों पर चढ़ना। अब तो भारत में कई पर्वतारोहण संस्थान है और अनेक लोगों ने जो है ना हिमालय के सर्वोच्च चोटी यानी एवरेस्ट पर विजय पताका लहराई है और सब लोगों ने चढ़ा है, फतह किया है। तो साथियों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड आ रहा है, सिरदार। सिरदार किसको कहेंगे? तो सिरदार होता था कुली तथा गाइड के रूप में चलता था। पर्वतारोहण के दौरान कुली तथा गाइड के रूप में रास्ता दिखाने वाले कुछ लोग होते थे। ऐसे ही गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता था। ये बहुत सम्मान का पद है, वहाँ के लोगों को सिरदार, यानी जो पर्वतारोहण के समय गाइड का या कुली का काम करते हैं। तेनजिंग नोर्गे भी एक सिरदार था, वो भी एक सिरदार था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया और पूरे विश्व में अपना नाम ऊंचा कर लिया और अपने देश का, भारत का भी नाम उन्होंने ऊंचा किया। यहाँ देखिए एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे का ये तस्वीर यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरह से साथियों हम देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम कवर करते जा रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हाल फिलहाल में अगर कहा जाए तो निरुपमा अग्रवाल है बिहार की निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। 2 प्रश्न बनता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6000 फीट है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काट कर बसाया गया शहर है। ऊपर नीची ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियां। शहर के अंदर कहीं गंदगी, कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं है। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डिब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता है। इन साफ सफाई की बात किया जा रहा है कि वहाँ पर साफ सफाई बहुत ज़्यादा है और जो साफ सफाई के संबंधित काफ़ी सख्त नियम बनाए गए हैं। अब यहाँ शाम के समय महात्मा गांधी सड़क, अब कहेंगे कि यहाँ एक सड़क का नाम आ रहा है महात्मा गांधी सड़क, सिक्किम में है। और साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीच में फूल सब लगे हुए हैं। दोनों तरफ सजी धजी दुकानें हैं। हाँ, बीच में लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों के बने बेंचों पर बैठकर भारतीय संगीत धीमे धीमे स्वर में लोग सुन रहे हैं। हाँ, चाय कॉफ़ी की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ पर सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं। पगडंडियों पर भी अपने यहाँ आप देखते हैं, अधिकांश ग्रामीण हिस्सों में आप देखते होंगे पगडंडियों पर लोग चलते हैं। और ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ग 5 की जो पुस्तक है पर्यावरण और हम, इसको हम अब अंतिम पड़ाव में ले जा रहे हैं इस पहले अध्याय को। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। अब प्रश्न पूछेगा तीस्ता कहाँ की मुख्य नदी है? तो सिक्किम की नदी है। ये पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा देश है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। जातियों की बात करें तो ये 3 जातियाँ हैं, लेप्चा, नेपाली और भूटिया।
यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े और मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करते हैं। गंगटोक से हम फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक, मोंटेसरी आदि देखा। गंगटेक में ये जगह है, पूछेगा फूलों का बगीचा कहाँ है, गंगटोक में है। बॉटनिकल गार्डन भी वहीं है। रूमटेक मोनेस्ट्री वहीं है। और रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी है। पूछेगा रूमटेक मोनेस्ट्री क्या है, उसको वहाँ करमापा कहा जाता है, देसी भाषा, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में ये बौद्ध धर्म गुरु का निवास स्थान है। अब एक दिन वो हम लोग गंगटोक से 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। जैसा कि टॉपिक था पटना से नाथुला, अब वो नाथुला की बात कर रहा है कि पूछेगा नाथुला कितना, तो समुद्र तल से 14,500 फीट ऊंचाई पर है और गंगटोक से उसकी दूरी जो है लगभग 52 किलोमीटर है। ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ बात कर रहा है कि पहाड़ों पर चढ़ने में जो कठिनाइयाँ होती है, स्वाभाविक जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए ठंड बढ़ती गई। घुमावदार सड़क है, सांप की तरह दिखाई पड़ रही है सड़क, बहुत घुमावदार है, पहाड़ों पर बनाई गई सड़क। सड़क की एक तरफ पहाड़ी तो दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई। एक तरफ पहाड़ी है तो स्वाभाविक है कि पहाड़ों पर है, नीचे गहरी खाई है। ये देखकर स्वाभाविक है नए लोगों का मन घबरा जाता होगा, तो वो कह रहा है कि मेरा मन घबरा जाता था ऐसा दृश्य देखकर। आखिर नाथुला आ गया। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित। सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी लहरा रहा था। अब ये बात कर रहा है नाथुला पर जहाँ तिरंगा लहरा रहा था और उस वहीं पर बगल में चीन देश का झंडा भी लहरा रहा था, तो वहां से मन उसका प्रफुल्लित हो जा रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं अपने देश की झंडा को देखकर। और देखते हैं वहां पर अपने देश की सीमा पर वीर सैनिक जो है ना एकदम रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। और जो पर्वतारोहण के लिए आए हुए हैं और जो वहां पर घूमने के लिए आए हैं, जो टूरिज्म के लिए आए हैं, उसको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। पहाड़ों पर चढ़ने में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आप जानते भी हैं कि ऊंचाई पर चढ़ने पर जो है सांस लेने में दिक्कतें होती है। सैनिक बर्फ पर चलने और सीढ़ी पर रुक रुक कर चढ़ने को कह रहे हैं, यानी गाइड कर रहे हैं सैनिक वहाँ के जो लोग वहाँ घूमने के लिए आए हैं। बच्चों को दौड़ने के लिए मना भी किया जा रहा है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ठहरे, वो रुकने वाले कहाँ। हाँ, इस तरह से वहाँ पर ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। हाँ, वहाँ पर एक व्यक्ति का मन खराब हो जाता है और बेहोश हो जाता है, तभी वो सब दौड़ते हैं कि ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन लाओ। ऑक्सीजन देने की आवाज़ कह रही है और सैनिक तुरंत उसे मेडिकल कैंप में पहुँचाया। वहीं पर बगल में मेडिकल कैंप है जहां पर उसे पहुंचा दिया गया। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। सिल्क मार्ग का नाम आप सुने होंगे, प्राचीन काल में उसी नाथुला का रास्ता को सिल्क मार्ग के रूप में जाना जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया तक आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। आपने सुना होगा कि हुएनसांग, फाहियान और भी बहुत सारे लोग भारत में सिल्क मार्ग से आते थे और अपना जो भी उसका उद्देश्य होता था, कोई ज्ञान के उद्देश्य से, कोई व्यापार के उद्देश्य से, उसको पूरा करते थे। ऊंचे पर्वतीय स्थल पर अपने प्राकृतिक सुंदर, स्वच्छ वातावरण, शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे, ऐसी भावना के साथ हम सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू की। अब ये सभी वहाँ से वापस होने का सोच रहे हैं। साथियों, आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है पटना से नाथुला। आप सभी एक बार इसे सुन लेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैंने चर्चा कर ली है, आप भी एक बार अपने स्तर से देख लेंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।